अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 7 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ लॉ कमीशन के नोटिस पर अपने एतराज़ात दर्ज करा दिए। लॉ कमीशन ने मुल्क के मजहबी तंजीमों और शहरियों से यकसा सिविल कोड के बारे में अपने ख़यालात और नज़रियात दाखिल करने की दरख्वास्त की थी। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड को नाफिज करने का मकसद उन लोगों को निशाना बनाना है जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। स्टालिन एक शादी में शिरकत करने आए थे जहां उन्होंने यकसा सिविल कोड से मुतल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता 14 जून 2023 को आवाम से यकसा सिविल कोड के मामले पर राय तलब की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और सिविल सोसाइटी के अरकान ने अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दी है। जमीयत उलमा हिंद ने लॉ कमीशन को अपने एतराज़ात भेज दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए मुज़िर है। तवील अरसे के बाद बीजेपी ने 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग तलब की है। लोकसभा इंतखाबात को लेकर अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की मुहिम देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी खौफ में है। यही वजह है कि अब उसे एनडीए की याद आने लगी है। लबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइली फ़ौज ने लबनान के इलाके पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ मुतज़ाद इत्तलाआत मौसूल होने के बाद इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने जानकारी दी है कि रॉकेट इसराइली हुदूद के अंदर फट गए थे। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहानिसबर्ग के करीब एंजेलो बस्ती में बुध के रोज़ गैस के अखराज से बच्चों समेत कम से कम 16 अफराद के हलाक होने की खबर है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने थ्रेड्स के नाम से अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ये नई ऐप ट्विटर की तर्ज पर ही डिज़ाइन की गई है और इसकी बराह रास्त हरीफ भी मानी जा रही है। चीन बगैर नकदी के लेन देन के मामले में दुनिया का सरफहरिस्त मुल्क बनने की राह पर गामजन है। ये मालूमात बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी में बैंकिंग एंड फाइनेंस की प्रोफेसर केंट मैथ्यूज़ के हालिया खुसूसी इंटरव्यू के हवाले से दी गई है। वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे को आलमी कप से बाहर करने वाली स्कॉटलैंड टीम का भी ख्वाब चकनाचूर हो गया है, जबकि नीदरलैंड्स की टूर्नामेंट में एंट्री हो गई है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को बोर्ड का जवाब 5 निकात पर मबनी है, जिसमें पहला इब्तदाई इशूज़, दूसरा 21वीं लॉ कमीशन पर उनका जवाब और रिपोर्ट, तीसरा यकसा सिविल कोड पर बोर्ड के एतराज़ात के दलाइल, चौथा मौजूदा सिविल कवानीन का जायज़ा और पाँचवा जवाबात का खुलासा शामिल है। जवाब के पहले हिस्से में बोर्ड ने इब्तदाई एतराज़ात को तफसील से बयान किया है, जिसमें कहा गया है कि लॉ कमीशन का नोटिस बहुत मुबहम, उमूमी और गैर वाज़ेह है। मुतल्लिक़ा हिस्से में कहा गया है कि कमीशन के सवाल में तजावीज़ की शराइत गायब हैं। ऐसा मालूम होता है कि इतने बड़े इशू को पब्लिक डोमेन में महज इसलिए डाला गया ताकि इस पर रेफरेंडम करवाया जा सके और कोशिश ये की गई कि आम लोगों का रद्द अमल भी कमीशन तक मुबहम अल्फाज यानी हाँ या नहीं में ही पहुँच सके। मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर हम ये समझते हैं कि बावजूद ये कि यह मसला खालिसतन कानूनी है, ताहम सियासत और मीडिया के प्रोपेगेंडे के लिए इसकी हैसियत चारा की हुई है। यह मसला इसलिए भी मज़ीद अहम हो जाता है कि इस पर साबका लॉ कमीशन ने जायज़ा लेकर यह नतीजा निकाला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो ज़रूरी है और न ही मतलूब। हमें यह देखकर बहुत हैरत होती है कि 22वीं लॉ कमीशन को इस पर अवामी राय लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि उसके पास कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है जिससे यह अंदाज़ा किया जा सके कि कमीशन का इरादा क्या है। मुसलमानों की मजहबी असास कुरान मजीद, सुन्नत रसूल और फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून है, जिसको भारत के दस्तूर की दफ़ा 25 और 26 से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लाम अपने मानने वालों को हुक्म देता है कि वो कुरान और सुन्नत में बयान किए गए अहकाम पर अमल करें। इस्लाम के पैरोकार भी अपने आप को इन अहकाम के पाबंद समझते हैं और ये तमाम उमूर नाकाबिल तब्दील शराइत हैं। मुसलमानों के ज़ाती और इज्तिमाई ताल्लुक़ात, उनके ख़ानदानी मामलात व शख्सी क़वानीन भी बराह रास्त कुरान और सुन्नत यानी इस्लामी क़वानीन से माख़ूज़ हैं और ये पहलू उनकी बुनियादी शनाख्त से जुड़ा हुआ है।
भारत के मुसलमान इस शनाख्त से दस्तबरदार होने पर किसी भी सूरत में राज़ी नहीं हो सकते, नीज़ इसकी हमारे मुल्क के आइनी दायरे में पूरी गुंजाइश भी है। अगर हम अक़लियतों और कबायली तबक़ात को उनके पर्सनल लॉ और रिवाजी कानून के तहत ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं तो गोया अपने मुल्क के तनव्वुर के साथ इंसाफ करते हैं और इससे मुल्क की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़, सलामती और भाईचारे को भी बरकरार रखा जा सकता है। जवाब के दूसरे हिस्से में बोर्ड ने इस मसले पर 21वीं लॉ कमीशन को दिए गए अपने तफसीली जवाब को दोहराया और इसको भी इस दस्तावेज़ के साथ मुंसलिक कर दिया। जवाब के तीसरे हिस्से में मुल्क की तकसीरी हैसियत, वसी तनव्वुर और कसीर सकाफ़ती हैसियत पर तफसील से रोशनी डाली गई। मज़ीद बरा इस हिस्से में सेकुलरिज़म, हुकूक़ निस्वा और मसावात के उसूल, कौमी यकजहती और सुप्रीम कोर्ट के मुशाहदात से पैदा शुदा मसाइल पर तफसील से इज़हार ख़याल किया गया। खुलासा के तौर पर इसमें कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ तबक़ात के ज़रिए मुतअद्दिद पर्सनल लॉ और रिवायती क़वानीन पर अमल दरामद दरअसल आइन के आर्टिकल 25, 26 और 29 यानी मजहबी और सकाफ़ती हुकूक़ के मुताबिक है। मुख्तलिफ तबक़ात, मजहबी इकाइयों और कबाइल के मजहबी और सकाफ़ती उसूलों के मुताबिक ऐसे क़वानीन का इन पर इतलाक़ हमारे मुल्क के मजबूत जमहूरियत और तनव्वुर की रोशन मिसाल के जश्न के तौर पर मनाया जाना चाहिए। जवाब के चौथे हिस्से में मौजूदा सिविल क़वानीन और इसके नाम नहाद यकसानियत पर बहस की गई। जवाब में कहा गया कि हम ये हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही के लिए पेश कर रहे हैं कि मौजूदा क़वानीन में भी मजहबी उसूलों और रसूम व रिवाज और कबायली इस्तिस्ना की अक्कासी झलकती है, जिससे मजहबी और सकाफ़ती तनव्वुर और रसूम व रिवाज की नाकाबिले तनसीख पोजीशन वाज़े और मुतय्यन हो जाती है, जिसको इस तरह के ज़ाब्तों यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुमकिन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरेकार और नौइयत का तज्ज़िया करने का काम भी मौजूदा आइली क़वानीन के तनाजुर में ही किया जा सकता है। उमूमी और ज़ाती दोनों हैसियत से इस तज्ज़िये की दो बुनियादें हो सकती हैं। ए, क्या मौजूदा उमूमी यकसा ख़ानदानी क़वानीन वाकई यकसा हैं? बी, क्या मौजूदा कोडिफाइड कम्यूनिटी पर मबनी ज़ाती क़वानीन यकसा हैं? फिर बोर्ड ने मौजूदा सिविल क़वानीन का तज्ज़िया किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मौजूदा उमूमी यकसा ख़ानदानी क़वानीन सही मानों में यकसा नहीं हैं, यहाँ तक कि मौजूदा कोडिफाइड क़वानीन भी यकसा नहीं हैं। भारत में जिसे यूनिफॉर्म आइली कानून कहा जाता है वो हरगिज़ भी यकसा नहीं है। जैसे स्पेशल मैरिजेस एक्ट, जिसको न सिर्फ अक्सरियत के क़वानीन के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है बल्कि इसमें रिवायती क़वानीन के लिए इस्तिस्ना भी फराहम किया गया है। जवाब के आखिरी हिस्से में बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। बज़ाहिर जवाब आसान लगता है, लेकिन ये पेचीदगियों और मुश्किलात से भरा हुआ है। इन पेचीदगियों का एहसास आइनसाज असेंबली ने सन 1949 में उस वक्त किया था जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असेंबली में बहस हुई थी। आइनसाज असेंबली में यकसा सिविल कोड के मौजू पर तफसीली बहस हुई थी। बहस में मुसलमानों की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शदीद मुखालिफत हुई थी। इस मौके पर हमें बहस के अख्ताम पर डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से दी गई वजाहत को याद रखना मुनासिब होगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि मुस्तकबिल की पार्लियामान इस पर आगाज़ करते हुए ये इंतज़ाम करे कि ये ज़ाब्ता सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो ये ऐलान करें कि वो इसके लिए तैयार हैं, ताकि इब्तदाई मरहले में ज़ाब्ते का इतलाक़ खालिसतन रज़ाकाराना हो। हमारे मुल्क की सबसे अहम दस्तावेज़ दस्तूर हिंद में भी यकसानियत नहीं है, ताकि मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखा जा सके। मुख्तलिफ़ इलाक़ों, कौमों, बिरादरियों के उसूल व ज़वाबित को आइन ने कबूल किया है। महज़ यकसानियत के नाम पर मुरव्वजा उसूल व ज़वाबित, रिवाज और रसूमात को कलअदम नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के मुसल्लमा क़वानीन और ज़वाबित में भी पूरे मुल्क में यकसानियत नहीं है। यकसानियत का हवा खड़ा करने वालों से यह सवाल भी किया जाना ज़रूरी है कि क्या महज यकसानियत के नाम पर सदियों से समाज में राइज पर्सनल लॉज और रीति रिवाज को उखाड़ फेंका जाएगा, जबकि मुल्क के मुसल्लमा क़वानीन और नाम नहाद यूनिफॉर्म क़वानीन भी यकसानियत से आरी हैं। गोवा का सिविल कानून भी तनव्वुर से भरा हुआ है। मुल्क के दस्तूर में भी मुख्तलिफ तबक़ात और इलाक़ों के रियायात की गई है। मुल्क का सिविल कानून यानी IPC एंड CRPC पूरे मुल्क में यकसा नहीं है। रियासतों ने इसमें 100 से ज़ायद तरमीमात कर रखी हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि हिंदुओं के आइली क़वानीन को मुंज़बित करने के लिए बनाया गया था, तज़ादात और तनव्वुर का मजमुआ है। मुख्तलिफ ज़ातों और तबक़ात को कई मामलात में इस्तिस्ना दिया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी अपने तहत शादी करने वालों को हिंदू सक्सेशन एक्ट की राह दिखाता है और रिवाजी क़वानीन को धुंधला कर देता है। मुख्तलिफ क़वानीन में जो तनव्वुर और तज़ादात हैं, यहाँ उनके महज चंद मिसालों पर इत्तेफाक किया गया।
तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने जुमेरात को कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड को नाफिज करने का मकसद उन लोगों को निशाना बनाना है जो बीजेपी के खिलाफ हैं। स्टालिन ESI डायरेक्टर J.R. राजामूर्ति के बेटे की शादी में शिरकत करने आए थे, जहां उन्होंने यकसा सिविल कोड से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले से ही दीवानी और फौजदारी कवानीन मौजूद हैं। बीजेपी उन कवानीन को हटाने की मनसूबाबंदी कर रही है और अपने नज़रियात को फैलाने के लिए यकसा सिविल कोड को लागू करने की कोशिश कर रही है। यकसा सिविल कोड का मकसद उन लोगों को निशाना बनाना है जो बीजेपी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के सियासतदां और बीजेपी की मुखालिफत करने वालों को पहले ही CBI, ED और IT यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए निशाना बनाया गया है। स्टालिन ने बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़ाफ़रानी पार्टी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आई। बीजेपी अवाम मुखालिफ रवैया रखती है और उसने लोगों पर मजहब की सियासत को मुसल्लत कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये एक आमिराना हुकूमत है। उन्होंने यकसा सिविल कोड की तजवीज़ का हवाला देते हुए कहा कि कौम के पास पहले से ही दीवानी और फौजदारी कवानीन मौजूद हैं। पर्सनल लॉज को ख़त्म करके मरकजी हुकूमत अब यकसा सिविल कोड में दखल अंदाजी की कोशिश कर रही है। मुजव्वज़ा इक़दाम उन लोगों को निशाना बनाना है जो ज़ाफ़रानी पार्टी, उसके नज़रिया और मरकज़ में उसकी हुकूमत की मुखालिफत करते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता 14 जून 2023 को आवाम से यकसा सिविल कोड के मामले पर राय तलब की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दी है। इस पूरे मामले पर दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर इरफानुल्लाह खान मीडिया से अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से तैयार करदा ड्राफ्ट में उन बातों का जिक्र किया गया है। नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुआशरे के किसी भी तबके यानी बिरादरियों, मजहबी अक़लियतों और कबाइल पर मनमानी तौर पर नाफिज नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद उससे मुत्तफिक न हो। नंबर 2, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ और मज़ाहिब के लिए मुख्तलिफ कवानीन और ज़ैली कवानीन ख़ास तौर पर पर्सनल लॉज हैं। हिंदुस्तान मुख्तलिफ सकाफ़त, रसूम रिवाज और रिवायात का घर रहा है और उसने कई मज़ाहिब के पैरोकारों को जगह दी है जो अपनी समाजी ज़िंदगी को अपनी ज़ाती कवानीन के मुताबिक चला रहे हैं। अगर यकसा सिविल कोड नाफिज होता है तो उससे भारत की छवि ख़राब होगी। नंबर 3, मुल्क के तमाम शहरियों को अपने मज़हब पर अमल करने का हक़ है और आज़ादी हासिल है और भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात, नस्लों और कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं और हर एक के पास अपनी मखसूस ज़ाती कवानीन हैं। सिखों का अपना ज़ाती कानून है जो उनके मज़हब से माखूज़ है। ईसाई अपनी ज़ाती कवानीन की पैरवी करते हैं। हिंदू समाज भी अलग अलग रस्म व रिवाज की पैरवी करता है। आदिवासियों और कबाइल की अपनी अलग सकाफ़तें और रिवायात हैं और मुसलमान का भी अपना ज़ाती कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी मुतासिर होंगे। नंबर 4, इसी तरह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 और 2018 में एक मुशावरती पेपर जारी किया था। भारत के तनव्वुर के एहतराम की बुनियादी उसूल पर तवील बहस के बाद अक्सरियत ने मुशाहदा किया कि यकसा सिविल कोड की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दोबारा वही क्यों कर रही है। दूसरी तरफ ये आईन हिंद के शहरियों के बुनियादी हुकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। नंबर 5, तनव्वुर और तकसीरियत मुल्क की ताकत है और मजहबी ग्रोहों के दरमियान बकाए बाहमी की रहनुमाई भी करती है। मुल्क के लोग अपने अकायद से प्यार करते हैं और अपने समाजी और सकाफती तौर तरीक़ों से खुश हैं। इसीलिए हमें उम्मीद है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पिछले लॉ कमीशन के फैसले पर अमल करेगा और मुल्क के लोगों के तनव्वुर, तकसीरियत और बुनियादी हुकूक़ को बचाएगा। भारत में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ज़बरदस्त बहस जारी है। सिर्फ मुस्लिम तबका ही नहीं बल्कि दलित और कबाइल तबकात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसानात को लेकर फ़िक्रमंद हैं। इस दरमियान जमीयत उलमा हिंद ने भारतीय लॉ कमीशन को इस कानून पर अपने एतराज़ात इरसाल किए हैं। इसमें जमीयत ने लिखा है कि यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। यह मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए मुज़िर है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का इस कानून से मुतल्लिक़ कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों का मसला है। इस कानून के बारे में हुकूमत को सभी मज़ाहिब, समाजी और कबायली ग्रुपों के नुमाइंदों से सलाह मशवरा करना चाहिए और उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। यही जमहूरियत का मुतालबा और तकाज़ा है। बहरहाल जमीयत उलमा हिंद की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतल्लिक़ जो एतराज़ात लॉ कमीशन को भेजे गए हैं उसका इख्तिसार ये है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोबारा बहस शुरू करने को हम सियासी साजिश का हिस्सा मानते हैं। ये इशू सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सभी हिंदुस्तानियों का है। हमारा शुरू से ही ये रुख रहा है कि हम 1300 सालों से इस मुल्क में आज़ादाना तौर से अपने मज़हब पर अमल करते आ रहे हैं। हुकूमतें आईं और गईं लेकिन हिंदुस्तानी अपने मज़ाहिब पर जीते और मरते रहे। इसलिए हम किसी भी हालत में अपने मजहबी मामलों और इबादत के तरीक़ों से समझौता नहीं करेंगे और ये कानून के दायरे में रहकर अपने मजहबी हुकूक़ की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर देना आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के बरअक्स है। सवाल मुसलमानों की पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि मुल्क के सेकुलर आइन को हस्ब साबिक बरकरार रखने का है। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर मबनी है जिसमें क़यामत के दिन तक तरमीम नहीं हो सकती। ऐसा कहकर हम कोई गैर आइनी बात नहीं कह रहे बल्कि सेकुलर आइन की आर्टिकल 25 ने हमें ऐसा करने की आज़ादी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत के लिए नुकसानदेह है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू से ही मुतनाज़ इशू रहा है। हमारा मुल्क सदियों से तनव्वुर में इत्तेहाद की अलामत रहा है जिसमें मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तबक़ात और कबीलों के लोग अपने मजहब की तालीमात पर अमल करके अमन और इत्तेहाद के साथ रहते आए हैं। इन सभी ने सिर्फ मजहबी आज़ादी का लुत्फ़ लिया है बल्कि कई बातों में यकसानियत न होने के बावजूद भी उनके दरमियान कभी कोई नाइत्तेफाकी पैदा नहीं हुई और न ही उनमें से किसी ने भी दूसरों के मजहबी एतक़ाद और रसूम रिवाज पर एतराज़ ज़ाहिर किया। जमीयत उलमा हिंद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करती है क्योंकि ये आइन में शहरियों को आर्टिकल 25-26 में दी गई मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक के सरासर खिलाफ है। सच्चाई ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात गाइडलाइंस में मज़कूर यानी मशवरा है, वहीं शहरियों के बुनियादी हुकूक की गारंटी आइन में दी गई है। आइन के बाद 3 के तहत मज़कूरा बुनियादी आर्टिकल में किसी भी तंजीम को चाहे पार्लियामान हो या सुप्रीम कोर्ट बदलने का इख्तियार नहीं है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से इस कोशिश की मुखालिफत करती आई है क्योंकि वो मानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुतालबा शहरियों और मजहबी आज़ादी और आइन की रूह को तबाह करने की एक कोशिश है। अलावा अजी आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के बरअक्स मुसलमानों को नाकाबिल कबूल और मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत के लिए मुज़िर है। लोकसभा इंतखाबात को लेकर अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की मुहिम देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी खौफ में है। यही वजह है कि अब उसे एनडीए की याद आने लगी है। दरअसल तवील अरसे के बाद बीजेपी ने 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग तलब की है। कहा जा रहा है कि अपोजिशन की सरगर्मी को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए को फिर से मजबूत करने का अमल शुरू कर दिया है। साथ ही 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे पार्लियामान के मानसून इजलास में बेहतर तालमेल कायम कर एक आवाज़ में मुखालिफ पार्टियों के इल्ज़ामात का जवाब देने की भी पॉलिसी बनाने के लिए बीजेपी ने पार्लियामानी इजलास से कबल 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। इस दरमियान एनडीए में तोसी की खबरें भी सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद की वसअत को देखते हुए बीजेपी भी नए साथियों की तलाश में है। खबर गर्म है कि बीजेपी की इस तलाश का मुस्बत नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के जरिए तलब एनडीए की मीटिंग में अकाली दल और टीडीपी जैसे पुराने साथी भी शरीक हो सकते हैं। दरअसल टीडीपी रहनुमा चंद्रबाबू नायडू को फिर से एनडीए में लाने की कोशिशों के दरमियान बीजेपी ने हाल ही में साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश और जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का रियासती सदर बनाकर इस सिमत में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस दरमियान कर्नाटक से साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के भी एनडीए में शामिल होने की कयास आराइयाँ हो रही हैं। बीजेपी के आला ज़राए का कहना है कि पार्टी यकीनी तौर पर अपने इत्तेहाद की तोसी करना चाहती है और जो भी सियासी पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं उनका इस्तकबाल है। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और अजीत पवार ग्रुप वाली एनसीपी तो बीजेपी के साथ आ ही गई है। मुस्तकबिल में कई दीगर सियासी पार्टियां भी एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। लबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद इस्राएली फ़ौज ने लबनान के इलाके पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ मुतज़ाद इत्तलाआत मौसूल होने के बाद इस्राएली फ़ौज के तर्जुमान ने जानकारी दी है कि रॉकेट इस्राएली हुदूद के अंदर फट गए थे। इस मामले में अल अरबिया के नवानिगार ने बताया कि इस्राएली फ़ौज ने जुनूबी लबनान में कफरशुबा के इर्द गिर्द के इलाके को 20 से ज़ायद गोलियों से निशाना बनाया। इसराइल ने लबनान के साथ सरहदी वाक़यात के बाद शुमाली बस्तियों को हिदायत जारी नहीं की। दूसरी तरफ इसराइली चैनल 13 ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए यूनिफिल के जरिए लबनान को पैगामात भेजेगा। यूनिफिल अक़वाम मुत्तहिदा की लबनान में आर्जी तौर पर मौजूद फोर्स को कहा जाता है। 3 सिक्योरिटी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि कम अज़ कम एक मिसाइल जुनूबी लबनान से इसराइल की तरफ दागा गया। अल अरबिया के मुताबिक कफरशोबा ने एक मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल की तरफ से जुनूबी लबनान की तरफ 2 गोले दागे गए। गोले जुनूबी लबनान के गैर आबाद इलाकों में गिरे और कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ लबनानी फ़ौज ने कहा है कि दूसरी तरफ लबनान फ़ौज ने कहा है कि जुनूब से कोई रॉकेट फायर नहीं किया गया। किसी फरीक ने रॉकेटों को दागे जाने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और न ही लबनानी फ़ौज या जुनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की तरफ से अभी तक कोई तबसरा सामने आया है। जुनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहानिसबर्ग के करीब एंजेलो बस्ती में बुध के रोज़ गैस के अखराज से बच्चों समेत कम अज़ कम 16 अफराद के हलाक होने की खबर है। इमरजेंसी सर्विसेज के तर्जुमान विलियम एंटाल्डी ने फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP को बताया कि जाए वक़ूआ पर हमने 16 हलाकतों की तस्दीक की है। अलबत्ता महकमे
तिब के कारकुनान कई दीगर अफराद को बचाने में कामयाब रहे, जिनमें से मुतअद्दिद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि अस्पताल में दाखिल होने वालों में से 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 11 की हालत तशवीशनाक ताहम मुस्तहकम है। एक नाबालिग मुकम्मल तौर पर होश में था। हलाक होने वालों की तादाद पहले इससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही थी, ताहम कई बेहोश अफराद को जब होश में लाया गया तो इस तादाद में नज़रसानी करके इसमें कमी की गई। इब्तदाई तौर पर यह इत्तला दी गई थी कि बस्ती में गैस के धमाके हुए, ताहम हंगामी सर्विसेज के हुक्काम के वहाँ पहुँचने पर इस बात का पता चला कि मसला दरअसल जहरीली गैस वाले सिलेंडर से गैस का अखराज था। गोंतेक सूबे के सरबराह पेनिता लोजोफी ने एक झोपड़ी के बाद वीडियोस ट्वीट किए हैं, जिसमें कम से कम 4 गैस सिलेंडर एक धाती स्टैंड्स पर देखे जा सकते हैं। लेसोफी के मुताबिक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि झोपड़ी के दाखिली दरवाजे के साथ फर्श पर पड़े एक सिलेंडर से गैस लीक हो रही है। इमरजेंसी सर्विसेज के तर्जुमान ने कहा कि वाक़े की वजह मुमकिना तौर पर बस्ती में और उसके आसपास गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर से नाइट्रेट ऑक्साइड गैस का अखराज बताया गया है। बज़ाहिर गैर कानूनी कानकन इस गैस को मिट्टी से सोना निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जोहानिसबर्ग मुल्क का तजारती मरकज़ है और इसके आसपास के इलाकों की खसूसियात मिट्टी के ऊंचे टीले और बहुत से गहरे गड्ढे हैं, जो 1880 की दहाई में सोने की दरियाफ्त के बाद इलाके में कानकनी की सरगर्मियों से वजूद में आए थे और आज भी बाकी हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने थ्रेड्स के नाम से अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ये नई ऐप ट्विटर की तर्ज पर ही डिज़ाइन की गई है और इसकी बराह रास्त हरीफ भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे 2 अरबपतियों मार्क ज़करबर्ग और एलॉन मस्क के दरमियान मुकाबला मज़ीद बढ़ गया है। ट्विटर ही की तरह थ्रेड्स पर भी सारिफ टेक्स्ट यानी तहरीरी पैगामात के साथ ही लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं और दूसरों के पैगामात का जवाब देने के साथ ही किसी भी पोस्ट को शेयर भी किया जा सकता है। थ्रेड्स के लॉन्च के महज 7 घंटों के अंदर 1 करोड़ लोगों ने साइन अप किया। मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने इससे पहले अपनी एक पोस्ट में कहा था कि थ्रेड्स के लॉन्च के पहले 2 घंटों के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया है। थ्रेड्स को एलॉन मस्क की मिल्कियत वाले ट्विटर के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। वैसे इससे पहले भी सोशल मीडिया के मुमकिन हरीफों का एक सिलसिला सामने आता रहा है, ताहम जो कोई भी अब तक ट्विटर के करीब भी नहीं पहुँच सका। इस बारे में राय भी काफ़ी मुनक़सिम है कि थ्रेड्स ट्विटर को पीछे छोड़ सकेगा या नहीं। बाज़ हल्कों का कहना है कि चूँकि थ्रेड्स इंस्टाग्राम के साथ लिंक है, इसलिए वो उसे तैयारशुदा सारिफ की बुनियाद फराहम करता है और इससे इसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ताहम दूसरे हल्के का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि ट्विटर ख़बरों पर मबनी नुक़्ते नज़र से एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है, जबकि इंस्टाग्राम एक पसरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए सूरत हाल को तब्दील करना इतना आसान नहीं होगा। मेटा को ट्विटर से मुकाबले के लिए अपने इंस्टाग्राम सारिफीन में से सिर्फ 1/4 की ही ज़रूरत है और अगर ऐसा हो जाए तो थ्रेड्स के सारिफीन की तादाद ट्विटर से भी ज़्यादा हो सकती है। चीन बगैर नकदी के लेन देन के मामले में दुनिया का सरफहरिस्त मुल्क बनने की राह पर गामजन है। ये मालूमात बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी में बैंकिंग एंड फाइनेंस के प्रोफेसर केंट मैथ्यूज़ के हालिया खुसूसी इंटरव्यू के हवाले से दी गई हैं। मैथ्यूज़ ने कहा कि चीन में कैश की गर्दिश कम होकर मौजूदा कुल करेंसी का 3.7% रह गई है और इसमें मुसलसल कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग 10 या 20 साल पहले के मुकाबले में आज नकदी इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। कैशलेस सोसाइटी की तरफ रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। आज बरतानिया में मौजूद कुल करेंसी में नकदी की हिस्सेदारी तकरीबन 2.9% है। मैथ्यूज़ ने कहा कि 20 वर्षों से भी कम अरसे में चीन ने एक मुतासिरकुन रफ्तार से कैशलेस मुआशरे के मामले में बरतानिया के साथ अपने फ़र्क को कम किया है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि चीन में कैशलेस टेक्नोलॉजी ने कितनी तेज़ी से तरक्की की है और चीनी मुआशरे ने इसे कितनी तेज़ी से कबूल किया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन में नकदी का इस्तेमाल अगले 5 सालों में ज़ेर गर्दिश कुल करेंसी के 2% से भी कम हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि चीन इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अपना रहा है। उन्होंने कहा कि चीन बाकी दुनिया के लिए डिजिटल अदायगियों की मिसाल कायम कर रहा है, ताहम उनका मानना है कि कोई भी मुल्क कैशलेस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नकद की ज़रूरत हमेशा रहेगी और किसी भी हुकूमत के लिए नकद को गर्दिश से बाहर करना नामुमकिन होगा। स्कॉटलैंड टीम का आलमी कप में टूर्नामेंट खेलने का ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब नीदरलैंड्स के खिलाफ वो 4 विकेट से हार गई। वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त देकर उन्हें आलमी कप से बाहर करने वाली स्कॉटलैंड के लिए नीदरलैंड के बल्लेबाज डिलेट के इनिंग शिकस्त का असल सबब बनी, क्योंकि उन्होंने महज 92 गेंदों पर तूफानी 123 रन बना डाले। यही इनिंग दोनों टीमों के दरमियान शिकस्त और फतह के दरमियान वाज़ेह फ़र्क साबित हुआ। इसके साथ ही नीदरलैंड्स की टीम आलमी कप में शामिल होने वाली 10वीं टीम बन गई।
फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मुबश्शिरुल हक रहमानी, मुश्ताक शेख, अब्दुल अलीम आलम साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।